नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम लोग जो इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है और इसका विशेषता क्या होता है, इस सभी को हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आपको मैं जो है एकदम ये कंठस्थ करा दूंगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्षीकरण जो है ये पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? परसेप्शन है। यानी कि प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन क्या है? लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के परसिपियर से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के परसिपियर से बना हुआ है और परसिपियर का अर्थ होता है कॉम्प्रेहेंड। इसका हिंदी में अर्थ होता है समझने से है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें चीज़ों के बारे में समझाती है या जिसके सहायता से हम क्या है चीज़ों को समझ पाते हैं। इसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्यों संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है? क्योंकि ये व्यक्ति के मस्तिष्क से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया बोला जाता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब आइए थोड़ा जो है और इसके अर्थ को जानते हैं, उसके बाद परिभाषा को देखेंगे। देखिए, इसके माध्यम से यानी कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से क्या होता है, हम अपने परिवेश मतलब जहाँ हम रहते हैं, चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसी को हमारा परिवेश कहा जाता है। तो हम अपने परिवेश से प्राप्त संवेदी सूचनाओं का संगठन करते हैं, व्याख्या करते हैं, फिर उसका अर्थदान करते हैं। इसी को हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, दो चीज़ें बहुत आती हैं, एक संवेदना आता है, एक प्रत्यक्षीकरण आता है। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या होता है, ये दोनों होते क्या हैं, मैं आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 तरह की होती है: आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। सबका अलग अलग काम होता है। इन्हीं से कोई भी सूचनाएं क्या है हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। तो जब भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी उद्दीपक से प्रभावित होती हैं तो क्या है, हमें उस उद्दीपक का संवेदना होता है, आभास होता है, अर्थहीन ज्ञान होता है। और हमारा जो मस्तिष्क है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, उनका संगठन करता है। अगर वो बिखरी हुई सूचना है तो उनको जोड़ता है। फिर उसका क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पे मस्तिष्क में जो पूर्व अनुभव जमा होते हैं वह और सभी चीज़ों के उनके आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसका अर्थदान करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो ये आपके लिए क्या है, उद्दीपक का काम करेगा। और इससे आपकी कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ प्रभावित हो रही हैं? इससे आपकी ज्ञानेंद्रियाँ आँख प्रभावित हो रही हैं। तो जो आपको किसी वस्तु का आभास होता है या किसी वस्तु को देखते ही आपके मन में जो ख्याल होता है वही संवेदना होता है। और संवेदना क्या होता है, मस्तिष्क में जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, अगर बिखरा हुआ है तो उसको संगठित किया जाता है। फिर हमारे मस्तिष्क में जो है एक साहचर्य क्षेत्र होता है, उसमें पूर्व सूचनाएं अनुभव जमा होती हैं जिनके आधार पे हम व्याख्या करते हैं। अगर इससे संबंधित सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में पहले से फिट हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसकी हम व्याख्या करते, तुरंत कहते हैं सर ये मार्कर है। तो यही है किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान। एक लाइन में यदि आप कहें तो किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। और किसी वस्तु का अर्थहीन ज्ञान क्या है, वो क्या है, संवेदना है। ठीक है, किसी वस्तु का प्राथमिक ज्ञान क्या है, संवेदना है। किसी वस्तु का द्वितीयक ज्ञान क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। अब आइए इसके परिभाषा को समझते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। तो मार्क्स 1976 कहते हैं कि संवेदी संकेत, यानी जब भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी उद्दीपक से प्रभावित होती हैं तो उससे क्या है, संवेदी संकेत हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। तो कह रहा है संवेदी संकेतों की सक्रिय व्याख्या के आधार पर परिवेश के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त करना ही प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि जब भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी उद्दीपक से प्रभावित होती हैं तो क्या है, उससे संवेदी संकेत हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और हमारा मस्तिष्क क्या है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है और इसके आधार पर अपने परिवेश के बारे में सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का नाम ही क्या होता है,
प्रत्यक्षीकरण होता है। हिलगार्ड इत्यादि 1975 कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान की इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, इनके माध्यम से वस्तुओं, गुणों या संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षीकरण होता है। हिलगार्ड महोदय कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही प्रत्यक्षीकरण है। यदि मैं आपको किसी व्यक्ति को दिखाकर कहूँ कि यह व्यक्ति कैसा है, ठीक है, तो आप उसे जो है कन्वर्सेशन, पहले तो उसको शारीरिक बनावट के आधार पे आप जो है उसका व्याख्या करेंगे, उसके गुण को बताएंगे, ठीक है। तो ये जो आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, अपना राय रखते हैं, अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो कैसे करते हैं? प्रत्यक्षीकरण के आधार पे ही आप करते हैं। ब्रूनो 1980 कहते हैं कि संवेदनाओं को, जो संवेदनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उसको सार्थक समग्रों में संगठित करना ही प्रत्यक्षीकरण है। सार्थक समग्रों में, जैसे मैं ये बना दूं, ये, ठीक है, ये, अब मैं पूछूं इससे कि आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये क्या है? ये पूर्ण नहीं है, लेकिन गेस्टाल्ट का नियम कहता है किसी वस्तु को हम समग्र रूप में देखते हैं, होल रूप में देखते हैं, तो उसी कारण क्या है, हम इसको संपूर्ण रूप में देखते हैं, इसको संगठित करके देखते हैं, और संगठित करके कहते हैं कि ये एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है, ठीक है। अब एक लास्ट परिभाषा है प्राइस 1982, ये कहते हैं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को का मानसिक चित्रण में परिवर्तित करना ही प्रत्यक्षीकरण है। ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रिय से जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, उसको जो है मानसिक चित्रण, अपने दिमाग में जो है उसका चित्रण करना, ठीक है, मतलब अपने दिमाग से खंगालना कि ये जो चीज़ें क्या है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण का नाम हम देते हैं। तो ये अर्थ परिभाषा इसका रहा। अब आइए प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हेडिंग है संवेदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, प्रत्यक्षीकरण में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सूचनाओं को जो है, या संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं। जैसे आँख का काम क्या है? आँख से क्या होता है? दृष्टि संवेदना। कान से क्या होता है? श्रवण संवेदना, ठीक है। इसी तरह से जो है जीभ से क्या होता है? जीभ से होता है स्वाद संवेदना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या, सबसे पहला ये होता है इसका स्वरूप कि हम विभिन्न संवेदना ग्रंथियों से क्या है, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं। फिर प्राथमिक संगठन, दूसरा क्या है? प्राथमिक संगठन। जो जिन सूचनाओं को हमने प्राप्त किया है उसको क्या है, हम जोड़ने का काम करेंगे। यदि सूचनाएं वो बिखरी होंगी तो उसको हम जोड़ के संगठित करने का काम करेंगे। फिर तीसरे में क्या है? अर्थ निर्धारण। अब हमारा मस्तिष्क जो है व्याख्या करता है उसका, उसके आधार पे उसको हम जो है उसका अर्थ, उसके बारे में हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ ये हो सकता है। फिर चौथा क्या है? गति एवं गहराई प्रत्यक्षीकरण। हम क्या है, किसी भी वस्तु की गति कितनी है और उसका क्या है, गहराई क्या है, इस बात को भी हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ये कैसे? एक नेत्री संकेत से और द्विनेत्री संकेत के माध्यम से हम किसी वस्तु की जो है गति की और गहराई का, दूरी का और नज़दीकीपन का हम जो है आसानी से प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। पाँचवा है आकार एवं स्थिरता। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हम किसी भी वस्तु की आकार एवं स्थिरता का भी ज्ञान लगा सकते हैं। आकार स्थिरता जो होता है वो कई तरह का होता है। पहला है आकार स्थिरता। आकार स्थिरता मतलब ये होता है कोई भी वस्तु जो है हमसे अगर दूर जाए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से ही बना है, तो हम ये कह देंगे कि इसका आकार, ये मान के चलेंगे इसका आकार इतना ही होगा। जैसे ट्रेन जो है, जब ट्रेन आपसे दूर जाती है तो वो छोटी प्रतीत होती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पहले आपके दिमाग में बैठा है, आप जानते हैं ट्रेन का आकार क्या होता है, तो आप उसी तरह से कहते हैं इसका आकार आप मान लेते हैं कि यही है। दूसरा होता है रंग स्थिरता। मतलब किसी रंग के बारे में, जो भी विभिन्न रंग हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट पहले आपके माइंड में है, तो कम रोशनी भी रहेगा तो आप उस रंग को आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। छठवां है भ्रम और विभ्रम। देखिए, किसी वस्तु का गलत ज्ञान, जब प्रत्यक्षीकरण गलत होता है तो उसे हम भ्रम कहते हैं। अब समझिए भ्रम विभ्रम क्या होता है। देखिए, वस्तु की उपस्थिति में उद्दीपक का गलत ज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी को साफ समझना, इसमें उद्दीपक उपस्थित है लेकिन क्या हम कर रहे हैं, उसके हम कह रहे हैं गलत प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? भ्रम। विभ्रम क्या है? विभ्रम क्या है? उद्दीपक की अनुपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान।
जैसे रेगिस्तान में हम जाएंगे तो हमको दूर देखेंगे तो लगेगा कि पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है, तो वहाँ पर कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, तभी हमें क्या है गलत ज्ञान होता है, जिसे हम क्या कहेंगे प्रत्यक्षीकरण बोलेंगे। तो ये इसका स्वरूप है। विशेषताएं की बात करें तो अर्थ परिभाषा आपने देखा है, उसके आधार पर विशेषताएं भी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहला है चयनात्मकता। देखिए, हम किसी वस्तु का जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो इसमें चयनात्मकता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, हम चयन करके हम जिस वस्तु की तरफ ध्यान देते हैं हम उसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आसानी से करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मकता का गुण पाया जाता है, सिलेक्शन का गुण करना जाता है। मतलब कई वस्तुएं हैं तो सभी वस्तु का हम प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, बल्कि उनमें से चयन करके जो है हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। संपूर्णता, जैसा कि गेस्टालवादी सिद्धांत करते हैं, किसी वस्तु का हम अलग अलग भाग में प्रत्यक्षीकरण न करके संपूर्ण रूप में करते हैं। तीसरा है संगठन की प्रवृत्ति। जो बिखरी हुई वस्तु है उसको एक साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति को संगठन की प्रवृत्ति कहते हैं। चौथा स्थिरता, हमने आपको बात किया कि जो है चीज़ों के बारे में जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में पहले से है उसी रूप में उसे देखना ही क्या है स्थिरता कहलाता है। इसमें आकार स्थिरता, रंग स्थिरता और उसके बाद क्या है इसमें गुण स्थिरता भी आ जाएगा। पांचवा अर्थपूर्णता, किसी वस्तु को अर्थपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही प्रत्यक्षीकरण है। और छठवां प्रेरणा और रुचि का प्रभाव। हमारा प्रेरणा और रुचि जिस चीज़ में होता है उसका भी प्रभाव प्रत्यक्षीकरण में पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो वो खाने पीने से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा प्रत्यक्षीकरण करेगा, उसके पश्चात बाकी चीज़ों के ज़्यादा प्रत्यक्षीकरण वो नहीं करेगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रही। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो है प्रत्यक्षीकरण के बारे में एकदम आसान भाषा में समझाया। आशा करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बेहिचक पूछिएगा। मेरा यही हमेशा उद्देश्य है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तभी मेरा उद्देश्य सफल होगा। और आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते रहिए और वीडियो अब निरंतर आएंगी। और बाकी MA 4th सेमेस्टर, MA 2nd सेमेस्टर प्लस BA के भी जो सेमेस्टर के बच्चे की क्लास स्टार्ट हैं वो भी आएंगी। अब पहले मैंने जो है और सेमेस्टर की वीडियो अपलोड कर दिया है। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य क्लास के साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।